हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक अच्छी सी क्लास लेके आए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं। और आज हमारा टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपका जो चैप्टर चल रहा है अभी हमारा चैप्टर नंबर 9 आपकी बुक से। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज जो हमारी है वो क्लास नंबर 4 है। और जो इसका जो आज टॉपिक है वो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है बच्चे, जो टॉपिक आज हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आपने लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी बेसिकली जो डिसीजन एक्टिविटीज होती हैं, तो 3 डिसीजन होते हैं। यहाँ पे 3 डिसीजन होते हैं। पहला हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन या इन्वेस्टिंग डिसीजन बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है फाइनेंसिंग और थर्ड हमारा होता है डिविडेंड डिसीजन। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? आज हम सीखेंगे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजन है। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपके लिए तीनों ही डिसीजन इस चैप्टर के अंदर, आपके चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे वो आपका डिविडेंड डिसीजन हो, तीनों ही डिसीजन एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको तीनों ही डिसीजन बहुत ही केयरफुली करने हैं और बहुत अच्छे से करने हैं। और इसके नोट्स भी आपको साथ साथ बनाने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्लीज़ गाइज फटाफट अपने पेन और कॉपी तैयार कर दीजिए, ताकि जो मैंने बोर्ड्स में नोट डाउन करा है वो आपको भी नोट डाउन करना है, ताकि आपके नोट्स भी जल्दी जल्दी बनते रहें और अच्छे तरीके से बनते रहें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है बच्चों, बिना देरी किए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। देखिए बच्चों, इसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है, पहले आपको मैं एक इसका ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको जब हम इसको एक्सप्लेन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। बेसिकली देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैंने आपको तीन डिसीजन आपको बताए थे लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। पहला था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा हमारा फाइनेंसिंग और थर्ड हमारा डिविडेंड डिसीजन। तो देखिए बच्चे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये था कि जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, जो कंपनी के पास जो फंड अवेलेबल है, जो फंड कंपनी ने रेज किए मार्केट से अपने किसी भी सोर्सेज से, उन फंड्स को प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन होता है, बेसिकली हमारा वो उसमें दो चीज़ें होती हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर होता है। हम जो डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, वो दो तरीके से लेते हैं, या तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन होगा या वो शॉर्ट टर्म डिसीजन होगा। यानी या तो हमने पैसा बहुत लंबे टाइम के लिए लगाना है, बहुत बड़ी अमाउंट में लगाना है और बहुत बड़े प्रोजेक्ट में लगाना है, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर किसी एसेट्स में लगाना है। तो इसको तो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। और दूसरा हमारा होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन यानी या तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए लगाना है, या फिर हमें उसे एज अ वर्किंग कैपिटल यानी कैश के फॉर्म में, या फिर अपने करंट एसेट्स में लगाना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो हमारा आता है लॉन्ग टर्म डिसीजन और दूसरा हमारा आता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। तो आज जो हमारी जो क्लास है वो बेसिकली हमारी लॉन्ग टर्म डिसीजन की है। तो हम आज लॉन्ग टर्म डिसीजन सीखेंगे, इसमें कि लॉन्ग टर्म डिसीजन में क्या क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, और थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म का भी हम कवर अप करेंगे। तो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म के अंदर देखो होता क्या है, बेसिकली कि आपको क्या सीखना है यहाँ पे सीखना है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है, वो ज़्यादातर इसमें होता है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर होता है। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, जो उनकी अकरिंग जो उनकी प्रोक्योरमेंट जो कॉस्ट होती है, प्लस जो उनकी परचेजिंग कॉस्ट होती है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत सोच समझ के करनी होती है कि क्या हम जिसमें भी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर किसी बड़े प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कि उसके ऊपर जो हमें रिटर्न्स जो मिलने वाले हैं, क्या वो प्रॉपर रिटर्न्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे रिटर्न्स प्रॉपर नहीं होंगे और हमारी जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमें देखना होता है, लॉन्ग टर्म देखिए बिजनेस का बहुत ही एक तरह से बोलते हैं ना फाउंडेशन है, एक तरह से ये पिलर है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर गलत हो गया तो पूरा बिजनेस हमारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। जैसे आपने एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आता है, आपने कोई बड़े किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, आपने कोई अपनी कंपनी को रिकॉन्स्टिट्यूशन में लाना है, या फिर आपने कंपनी में कोई कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कोई अपनी प्रोडक्ट लाइन इंक्रीज करनी है, या आपने कोई रिकंस्ट्रक्शन करना है कंपनी के अंदर, या कंपनी को आपको और स्ट्रेच करना है, या कंपनी में कोई नई इन्वेस्टमेंट लगानी है, कोई नई ब्रांच ओपन करनी है, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है। मतलब मल्टीपल चीज़ें होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर जो कि लॉन्ग टर्म आपको इफेक्ट डालती हैं। और ये सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो कंपनी के लिए बहुत ही बेसिक होते हैं और कंपनी के फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत करते हैं, क्योंकि इनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, और एज वेल एज इनके जो लॉसेज होते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर इनमें कोई लॉस हो गया तो बच्चे वो भी हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं। इसलिए हम जो भी डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर वो बहुत ही केयरफुली लिए जाते हैं,
क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन एक बार गलत हो गया उसको वापस से सही करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक बार जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो गई वो लॉन्ग टर्म की बेसिस के अंदर फिर उसको वापस सही करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी होती हैं। हमें पहले देखना होता है कि हमें जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, जो फंड अवेलेबल है वो कितना अवेलेबल है, इसको हम किस एसेट्स में, किस प्रोजेक्ट में, कंपनी किस वेंचर में, किस प्रोडक्ट में इसे इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, प्लस इस पे जो इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं उस पे हमारे रिटर्न कितने मिलेंगे, क्या वो रिटर्न हमारे कॉस्ट से ज्यादा है या कम है, ये सारी चीजें, और कितने टाइम तक के लिए मिलेंगे, ये सारी चीजें हमें बेसिकली क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर देखनी होती है। तो बेसिकली मैंने आपको इसका कुछ बता दिया है, आपको इसका बेसिक बता दिया है, बाकी इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में और अच्छी तरह से करते हैं। आपको इसको मैं इसके नोट्स वगैरह डिक्टेट करवाता हूँ ताकि आप इसको फटाफट राइट आउट करते रहिए। तो बच्चे देखिए यहाँ पे इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए इसको, तो मैं इसको डिक्टेट करता हूँ। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमारा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसको हम टेक्निकल टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए इसको बोलते हैं दिस डिसीजन आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन मैंने आपको पहले भी लास्ट क्लास में बताया एक वर्ड कैपिटल बजटिंग, जो कि टेक्निकल वर्ड है, और ये आपको कैपिटल बजटिंग हमेशा यूज होगा, एग्जाम में भी यूज होगा आपके, क्योंकि कैपिटल बजटिंग बेसिकली को इसी को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं, कि जब भी हम अपने फंड्स को किसी लॉन्ग टर्म एसेट से किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग। देन एंड मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दिस डिसीजन आल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड इन्वॉल्व allocation of fund and involve allocation of fund to different project or assets with long term implications। ये है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, इसका मीनिंग। देन आगे, सिंस लॉन्ग टर्म एसेट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स, सिंस लॉन्ग टर्म एसेट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, therefore this decision is also called मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको आप अंडरलाइन कीजिए, इसको हम मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोलते हैं। देखिए इसके तीन नाम आ गए। पहला नाम हमारा क्या था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देन दूसरा नाम था हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन, एंड थर्ड नेम हमारा हो गया मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। यानी अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास डेफिनेशन में कोई भी टेक्निकल वर्ड आ जाए तो तीनों का मतलब हमारा क्या है, सेम है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहला हमारा नेम क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमारा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और थर्ड हमारा है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। यानी तीनों का मतलब हमारा क्या है, सेम है। नाउ अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, कैपिटल बजटिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डिसीजन की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। नंबर एक हमारा होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बेसिकली देखिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए बेसिकली जो हमारा जो क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो हमारा सारे का सारा बेस्ड है फिक्स्ड एसेट्स पे और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे। तो अगर ये हमारे प्रॉपर डिसीजन नहीं होंगे तो हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ किसी भी कीमत पे या फिर किसी भी प्राइस पे ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको अगर किसी भी तरीके से अपने फर्म की अगर आपने प्रोग्रेस चाहिए, उसको ग्रोथ चाहिए, तो आपके डिसीजन शुड बी एप्रोप्रिएट, यानी जो आपके डिसीजन होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, तो सही होने चाहिए। क्योंकि इनके अगर डिसएडवांटेज, अगर डिसीजन आपको गलत हो गया तो इनके डिसएडवांटेज लॉन्ग टर्म तक होते हैं, जो कि किसी भी फर्म या कंपनी को सर्वाइवल नहीं होने देते हैं। इसलिए ये जो डिसीजन है बेसिकली सारा ग्रोथ पे डिपेंड करता है, कंपनी की ग्रोथ जो इसी पे डिपेंड करती है, क्योंकि कंपनी की जो मेन जो पिलर है, जो इनके फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो डिपेंड किस पे करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। तो ये डिसीजन आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ को भी डिसाइड करता है। दूसरा आपका है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, बड़े हैवी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए इसमें क्या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं,
ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ पर क्या है, जो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा ह्यूज होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट जिनका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है, इसलिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। थर्ड आपका आता है रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है? रिस्क इन्वॉल्व का मतलब है कि अगर यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हैवी है, क्योंकि अगर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी है तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है तो लॉस की पॉसिबिलिटी भी होती है, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ और अगर आपको लॉस हो गया इन केस, तो यहाँ पर लॉस भी बहुत हैवी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है रिस्क की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि छोटे अमाउंट का जो रिस्क होता है वो तो कंपनी या फर्म बियर कर सकती है, बट अगर बड़ी अमाउंट का रिस्क होता है तो वो बियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसमें कंपनी को लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा क्या है, रिस्क इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। थर्ड हमारा है इररिवर्सिबल डिसीजन। इररिवर्सिबल डिसीजन मतलब होता है कि अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया, आपने अपना पैसा, अपना अमाउंट या अपने फंड किसी गलत एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर दी, या फिर आपने कोई गलत प्रोजेक्ट को ले लिया और बाद में अगर उसमें कोई भी लॉसेस आए तो आप उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, यानी दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते, फिर कंपनी को लॉन्ग टर्म वो लॉस बियर करना ही पड़ेगा, और मे भी हो सकता है कि कंपनी को इतना लॉस बियर करना पड़े कि कहीं वो शटडाउन की कंडीशन में ना पहुंच जाए। तो इसलिए जो डिसीजन होता है वो इरिवर्सिबल भी होता है, इसलिए बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होते हैं, आपको हमेशा यहाँ पे जो डिसीजन लेने होते हैं बहुत ही केयरफुली और बहुत ही इंटेलेक्चुअल तरीके से लेने होते हैं। देन इसके बाद ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, देन इसके बाद आता है हमारा फैक्टर ऑफ एक्टिंग इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं या फिर कैपिटल बजटिंग को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए सबसे पहले जब भी हम किसी प्रोजेक्ट या किसी एसेट्स पे हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबसे पहले हम वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस देखते हैं, यानी हमारे पास ऑल्टरनेटिव भी होते हैं बहुत सारे कि हम किस किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किस किस एसेट्स पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम उन एसेट्स और एसेट्स या हम उन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम वहाँ पे एक कंपैरिजन क्रिएट करते हैं कि किस एसेट्स पे या फिर किस प्रोजेक्ट पे जो हमारे जो रिटर्न्स हैं वो हमें ज्यादा आ रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे या फिर किसी एसेट्स पे हमें रिटर्न ज्यादा आते हैं तो नो डाउट हम उसी को चूज करेंगे जिसमें हमारे रिटर्न ज्यादा होंगे, बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड रेट ऑफ रिटर्न के बीच का रिलेशन मैटर करता है। अगर हमारा रिटर्न ज्यादा होता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है तो वहां पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी होती है, और वही हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन होता है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट हमें देखना बहुत जरूरी है। देन सेकंड है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा कैश फ्लो होता है दो टाइप्स होते हैं, या तो हमारे पास कैश आएगा यानी इनफ्लो होगा, या फिर हमारे पास कैश जाएगा यानी पेमेंट होगा यानी आउटफ्लो होगा। तो अगर हमारे पास कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, सपोज दैट कि हमारा बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और केवल हमें 5 साल तक केवल आउटफ्लो 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 ही करना है, तो किसी भी कंपनी के लिए ये सर्वाइवल की कंडीशन से बहुत ऊपर हो जाएगा और ये बहुत ही लॉस वाली कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अपने कैश को केवल आउटफ्लो मोड में रखना और आपको इनफ्लो ना मिलना भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अनपैशनेटिंग हो जाएगा, और कंपनी इतने पेशेंस नहीं रख पाएगी, इतने फाइनेंशियल लॉस, इतने फाइनेंशियल इनकॉम्पिटेंसीज को नहीं झेल पाएगी, और उसको बियर करने के लिए उसे क्या चाहिए, कैश का फ्लो चाहिए यानी इनफ्लो चाहिए, क्योंकि वो टाइम टाइम पे अपने डेट्स की पेमेंट करना, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करना, अपने बैंक की इंस्टॉलमेंट्स को पे करना, अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, उसके लिए भी उसको क्या जरूरत पड़ती है, कैश के इनफ्लो की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर कंपनी को टाइम टू टाइम अगर कैश का इनफ्लो नहीं मिला तो वो आउटफ्लो नहीं कर पाएगी और उस प्रोजेक्ट में उसको लॉस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए यहाँ पर ये वाला फैक्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वो यहाँ पे मैटर करता है। देन इसके बाद इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है कि हमें जब भी कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें वहाँ पर कुछ चीज़ें हमें देखनी होती हैं, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी डिसीजन हमारा गलत हो गया, एक भी अगर हमारा कोई फैक्टर हमारा अगर उसमें अनटच रह गया जिसपे हमने प्लानिंग ना की हो, तो यहाँ पर हमारे लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पे हमें रेट ऑफ रिटर्न्स ऑफ द प्रोजेक्ट देखना होता है, यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द प्रोजेक्ट देखनी होती है, यहाँ पे हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न देखना होता है, हमें यहाँ पे हमें पे बैक पीरियड देखना होता है। काफी सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी एक प्रोजेक्ट पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट चूज करना है या फिर ये दी बेस्ट है। तो यहाँ पर जो तो क्राइटेरिया है, कैश फ्लो का क्राइटेरिया देखना होता है कि यहाँ पे कैश फ्लो कितना है, कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो है,
कितने टाइम में इनफ्लो हो रहा है और कितने हमें टाइम तक हमें पेमेंट करनी है या आउटफ्लो करना है, ये सारी की सारी यहाँ पे चीजें मैटर करती हैं। तो इसलिए ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फैक्टर अफेक्टिंग है, ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आपको करनी है। देन ये तो थी हमारी शॉर्ट लॉन्ग टर्म की बात। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म के अंदर बेसिकली आपको एज अ वर्किंग कैपिटल या फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं यहाँ पे, कि जो आपकी कंपनीज के अंदर जो डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आपकी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, मेंटेनेंस और ऑफिस एक्सपेंसेस है, बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है जो कि आपके डेली यूज में आते हैं। अगर आपकी वो मीट आउट नहीं होंगी तो आपकी ऑफिस आपके जो कंपनी के जो डेली वर्क्स हैं फुलफिल नहीं होंगे। अगर वो फुलफिल नहीं होंगे तो आपकी ऑपरेशंस में प्रॉब्लम आएगी, ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो आपका पूरा वर्किंग क्राइटेरिया सारा का सारा वो क्या हो जाएगा, वो एक तरह से लेथार्जिक हो जाएगा, लेजी हो जाएगा और आप उसको प्रॉपर्ली टाइम पे हैंडओवर नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली हमें कुछ जो कैपिटल का जो पार्ट है वो अपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखना पड़ता है, यानी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल के लिए रखना पड़ता है, ताकि हमारी कंपनी की जो डे टू डे जो एक्टिविटीज है, जो आपका हमारा जो मैनेजमेंट है, जो उनकी सैलरीज है, जो उनके अदर एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो हमारे मीट आउट होते रहे, प्लस शॉर्ट टर्म जो हमारे जो लायबिलिटीज हैं, जो करंट लायबिलिटीज हैं, वो भी हमारे मीट आउट होती रहे। तो उसको भी, उसके लिए भी हमें एक फंड की अलग से रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें एक पर्टिकुलर एक फंड का एक पोर्शन हमें केवल शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए रखना पड़ता है, यानी एज अ वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है, जो कि हमारी शॉर्ट टर्म नीड्स यानी कंपनी के अदर एक्सपेंसेस या मीट और जो हमारे जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए, जो हमारे सप्लायर होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए, जो हमारे शॉर्ट टर्म बैंक लोन होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए, टाइम टू टाइम डिविडेंड देने के लिए, टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देने के लिए, इन सारी चीजों को मीट आउट करने के लिए हमारे पास एक अलग से एक रिजर्व एक प्रोविजन होना चाहिए, एक हमारा एक फंड का एक एलोकेशन ऑफ फंड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म, क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी एज अ वर्किंग कैपिटल। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक हमारे लॉन्ग टर्म दिखाता है, एक हमारा शॉर्ट टर्म दिखाता है। तो बेसिकली आज हमने पूरा ही इन्वेस्टमेंट इसी देख लिया है, जिसमें आज आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करिएगा ताकि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिले इसमें। और अगर आपको मेरा चैनल इसी तरह अच्छा लगता है और मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए ताकि मैं अपने चैनल को और अच्छा कर सकूं। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है जो मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूं या फिर मेरे चैनल्स को इम्प्रूव कर सके तो प्लीज मुझे आप सजेशन भी दीजिए। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आप नोट कर लीजिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो 9313551673, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है कौशल दीक्षित क्लासेस। तो आप इसमें भी मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9313551673 ये मेरा नंबर है। तो प्लीज तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर ही ओवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, इसको आप एंजॉय कीजिए, बार-बार इसको वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और दूसरा हाँ फाइनली बच्चों इसके नोट्स आप जरूर बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स अगर आपने अभी नहीं बनाए तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहिए। ठीक है बच्चे, फिर अगली क्लास में और अच्छे एक नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए एंड इसी तरीके से मेरी क्लासेस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।